बात उस समय की है जब प्रतापगढ़ नाम के एक नगर पर राजा अजय दत्त का राज था। वह एक युवा राजा था और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अभी नया नया राजगद्दी पर बैठा था। हालांकि वह दिल का बहुत ही नेक था, परंतु अभी वह अनुभवहीन और नासमझ ही था। एक दिन वह युवा राजा अपने महल के बगीचे में खड़ा हुआ, अपने मंत्रियों से किसी बात पर चर्चा कर रहा था कि तभी वहां पर एक सैनिक आया और कहने लगा, महाराज, हमारे कारागार में एक कैदी है जिसे आपके स्वर्गीय पिता ने मृत्यु दंड की सजा दी थी। लेकिन उस कैदी को सजा देने से पहले ही आपके पिता का देहांत हो गया। अब यह फैसला आपको करना है कि उस कैदी को माफ कर दिया जाए या उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। उस अनुभवहीन और नासमझ राजा अजय दत्त ने बिना सोचे समझे ही फौरन यह आदेश दे दिया कि उस कैदी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। वह कैदी एक बहुत ही चतुर, हाजिर जवाब और समझदार आदमी था। वह नहीं चाहता था कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिले, लेकिन राजा अजय दत्त के आदेश के सामने भला किसकी चलती। कुछ दिन बीते और उस कैदी को मृत्यु दंड देने का दिन भी आ गया। उस कैदी को मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये खबर पूरे नगर में फैल गई। जिस दिन उस कैदी को सजा दी जानी थी, उसे एक बहुत बड़े मैदान में लाया गया, जहां पर सभी मंत्री और राजा भी ये सब देखने के लिए मौजूद था। उस राज्य में कैदियों को मौत की सजा एक बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से दी जाती थी, और वो तरीका ये था कि कैदी को घोड़ों की टापों के नीचे कुचल कर मार दिया जाता था। जब तक कैदी मर न जाए, घोड़े उसे अपनी टापों के नीचे कुचलते ही रहते थे। राजा ने आदेश दिया और दो बहुत ही मजबूत घोड़े वहां पर लाकर खड़े कर दिए गए, और फिर राजा ने ऐलान किया कि मौत की सजा पाने वाले इस कैदी की आखिरी इच्छा पूछी जाए, क्योंकि दुनिया का यही नियम है कि मरने से पहले मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ये सुनकर सारा मैदान एकदम सुनसान हो गया। सभी की नजरें उस चालाक कैदी पर आकर टिक गईं कि आखिर वो अपनी मौत से पहले क्या चाहता है। एक सैनिक उस कैदी के नजदीक आया और उसने धीरे से कहा, राजा अजय दत्त ने तुम्हारी आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं। हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो कैदी, जो कि देखने में बहुत ही साधारण सा दिख रहा था, लेकिन असल में वो बहुत ही होशियार और चालाक आदमी था। वो बोला, मेरी आखिरी इच्छा और क्या हो सकती है? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो घोड़े मुझे मौत की सजा देंगे वो सबसे बढ़िया नस्ल के होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी साधारण घोड़े के नीचे कुचल कर मारा जाऊं। ये बात सुनकर वो सैनिक हैरान रह गया। उसने फौरन राजा को जाकर उस कैदी के अनोखी इच्छा के बारे में बताया। राजा अजय दत्त, जो कि पहले से ही अनुभवहीन और नासमझ था, फौरन गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर आदेश दिया, केजा से भी हो, मुझे अभी के अभी दो सबसे बेहतरीन नस्ल के घोड़े यहां पर हाजिर चाहिए। राजा के सैनिक हर तरफ दौड़े। गांव, अस्तबल, दूर दराज के इलाके, हर जगह पर नस्ली घोड़ों मांस की तलाश शुरू कर दी गई, मगर शाम ढलते ढलते भी ऐसा कोई घोड़ा नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर राजा अजय दत्त ने ऐलान किया कि इस कैदी को कल मौत की सजा दी जाएगी। कल हर हालत में दो अच्छी नस्ल के घोड़े लेकर आए जाएं। अगर ऐसे घोड़े ना मिले तो सभी दरबारियों को दरबार से निकाल दिया जाएगा। राजा अजय दत्त का आदेश सुनकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रातों रात दूसरे राज्यों तक अपने दूत भेज दिए। सभी अस्तबल छान मारे। आखिरकार आधी रात के समय दो नस्ली घोड़े राजा के सामने लाकर खड़े कर दिए गए। राजा अजय दत्त ने घोड़ों को देखकर खुशी से मंत्रियों को शाबाशी दी, क्योंकि उसके लिए अब ये इज्जत का सवाल बन चुका था।
अगर उसका ये आदेश पूरा न होता तो इसे राजा की कमजोरी समझा जाता, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसी रात जब वो कैदी अकेला बैठा हुआ था कि तभी एक दूसरा कैदी उसके पास आया और बोला, भाई, आज तो तुम्हें एक रात की मोहलत मिल गई, मगर कल क्या होगा? इस कैदी ने बड़े ही सुकून भरे लहजे में जवाब दिया, जिस तरह मैं आज बच गया हूं, भगवान ने अगर मेरी जिंदगी रखी तो मैं कल भी बच जाऊंगा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे इस बात पर विश्वास हो गया कि कल कोई नया मोड़ आने वाला है। अगली सुबह फिर से वही बात हुई। उस कैदी को मौत की सजा देने के लिए लाया गया और 2 नस्ली घोड़े लाकर वहां पर पेश कर दिए गए। और एक सिपाही उस कैदी के पास गया और उसने कहा, हमारे राजा की दया से तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी गई है। ये दोनों घोड़े बहुत ही ऊंची नस्ल के घोड़े हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो आदमी, जो कि बहुत ही चालाक और होशियार था, अचानक जोर से चिल्लाया, ये तो सरासर अन्याय है। इन दोनों में से सिर्फ एक घोड़ा ही असली नस्ल का है, जबकि दूसरा घोड़ा जंगली है। उसकी बात सुनते ही मैदान में खलबली मच गई। राजा तो गुस्से में आकर खड़ा हो गया और उसके सिपाहियों के चेहरे पर भी हैरानी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में उससे पूछा, सच बताओ, ये घोड़े असली नस्ल के हैं या नहीं? मंत्री ने डरते डरते जवाब दिया, महाराज, दरअसल हमें एक ही घोड़ा नस्ल का मिला था। दूसरा घोड़ा हमें नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने किसी जमींदार से एक जंगली घोड़ा ले लिया। ये सुनकर राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो इस बात पर हैरान था। आखिर ये बात इस कैदी को कैसे पता चल गई कि इनमें से एक घोड़ा तो नस्ली है जबकि दूसरा घोड़ा जंगली है? राजा अजयदत्त ने कैदी को अपने पास बुलाया और उससे सवाल किया, बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि इनमें से एक घोड़ा तो नस्ली है और दूसरा जंगली है? उस कैदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, नस्ली घोड़ा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और उसकी सिर्फ पूंछ और सिर हिलते हैं, जबकि जंगली घोड़ा, और अगर आप गौर से देखें तो दोनों में आपको अंतर साफ साफ दिखाई दे जाएगा। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों में खामोशी सी छा गई। उस कैदी की होशियारी और अक्लमंदी को देखकर राजा ने सोचा कि ये आदमी तो सचमुच बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, और उसने फौरन ये फैसला किया कि इसे मौत की सजा देने की बजाय जिंदा रखा जाएगा, ताकि इसकी बुद्धिमानी का फायदा उठाया जा सके। और फिर राजा ने ये आदेश दिया कि इसकी मौत की सजा को रोक दिया जाए और इसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कैदी को दोबारा से कारागार में बंद कर दिया गया। दरअसल उम्र कैद की सजा कोई मामूली बात तो नहीं थी। जब रात गहरा गई तो दूसरा कैदी फिर से उस कैदी के नजदीक आया और हैरानी से बोला, भाई, तुम तो बहुत ही होशियार निकले, मगर अब ये बताओ कि इस उम्र कैद की सजा से तुम कैसे बचोगे? ये तो बहुत ही कठिन सजा है। खाने को सिर्फ आधी रोटी ही मिलती है। इससे तो मृत्युदंड ही ठीक था। कम से कम एक ही बार दर्द होता है। इस अक्लमंद कैदी ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैंने कल भी कहा था कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है। अगर उसने चाहा तो ये उम्र कैद की सजा भी खत्म हो जाएगी। इंसान सोचता कुछ है, मगर आखिरी फैसला तो उस ईश्वर के हाथों में होता है। और फिर वो कैदी अपनी उम्र कैद की सजा भुगतने लगा। कुछ समय बीता। राजा के दरबार में एक कीमती हीरों का हार पेश किया गया, जिसे राजा अजयदत्त खरीदना चाहता था। इस कीमती हार में कई हीरे जड़े हुए थे। जो सौदागर इस हार को लेकर आया था, उसका कहना था कि इस हार में लगे हुए सभी हीरे असली हैं, मगर मंत्रियों को शक था कि इसमें से कुछ हीरे नकली हैं। राजा अजयदत्त
जो कि पहले से ही अकल के मामले में कुछ कमजोर था, उसके मन में भी यह शक पैदा हो गया। हालांकि हार उसे बहुत ही पसंद था, मगर असली और नकली की उलझन में उसने हार को खरीदने का फैसला रोक दिया। राजा को उस कैदी की याद आई जिसने घोड़ों का फर्क फौरन बता दिया था। राजा ने आदेश दिया कि उस कैदी को दरबार में हाजिर किया जाए। जब वो आया तो राजा अजय दत्त ने कहा, सुनो कैदी, अब तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। ये हार देखो और बताओ कि इसमें लगे हुए हीरे असली हैं या नकली। उस कैदी ने बहुत ही गौर से उस हार को देखा और थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद वो कहने लगा कि इस कैदी को 5 रोटियां इनाम में दे दी जाएं। अपनी तरफ से राजा अजय दत्त ने उसे ये एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया था। मगर जब उस कैदी को वापस कारागार की तरफ ले जाया जा रहा था तो दिल ही दिल में वो कैदी बहुत ही तिलमिला रहा था। उसने गुस्से में आकर कहा, इतनी बड़ी अक्लमंदी का इनाम सिर्फ 5 रोटियां? ये बावर्ची का बच्चा खुद को समझता क्या है? इसे जरा भी शर्म नहीं आई। ये बात उस कैदी ने बहुत ही सोच समझकर कही थी, मगर उसके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि राजा अजय दत्त को उसकी ये बात अपनी बेइज्जती महसूस करवा सकती थी और वो अपनी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कारागार में पहुंचते ही दूसरा कैदी जल्दी से उसके पास आया और उसने घबराकर पूछा, भाई, तुमने सैनिकों के सामने ये क्या कह दिया? वो कैदी बोला, मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। दूसरे कैदी ने घबरा कर कहा, बस अब तो तुम्हारा काम खत्म, अब तो तुम्हें सीधा मृत्यु दंड ही मिलेगा। मगर वो अक्लमंद कैदी बिल्कुल शांत था। वो बोला, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। महाराज, यह हार कुछ समय के लिए मुझे दे दिया जाए। मैं पूरी तरह से जांच करने के बाद ही बता सकता हूं कि ये हीरे असली हैं या नकली। राजा अजय दत्त ने उस कैदी को अनुमति दे दी और वह हार को लेकर दरबार से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद वह वापस लौटा और पूरे विश्वास के साथ कहने लगा, महाराज, इस हार में सिर्फ 2 ही हीरे असल हैं, बाकी के सभी हीरे नकली यानी कि कांच के टुकड़े हैं। राजा ने फौरन उस व्यापारी को बुलाया। आखिरकार व्यापारी ने भी इस बात को मान लिया कि उस हार में 2 हीरों को छोड़कर बाकी सभी हीरे नकली हैं। राजा एक बार फिर से उस कैदी की अक्लमंदी पर हैरान था। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा? कैदी ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, महाराज, असली हीरा सूरज की रोशनी में गर्म नहीं होता, बल्कि नकली हीरा, जो कि मात्र कांच का टुकड़ा है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। बस इसी तरह से मैंने जांच लिया कि कौन सा हीरा नकली है और कौन सा असली। उसके जवाब से खुश होकर राजा ने उसे शाबाशी दी और ये आदेश दिया। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी, जैसे कि उसे पता हो कि इस कहानी में अभी एक मोड़ बाकी है। सैनिकों ने घबराकर ये सूचना राजा अजय दत्त को दी कि उस कैदी ने आपका अपमान किया है और आपको बावर्ची का बच्चा कहा है। ये सुनते ही राजा अजय दत्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से में कांपते हुए उसने आदेश दिया कि इसी वक्त उस कैदी को दरबार में लाया जाए। ऐसा बेशर्म कैदी जिसने मेरा अपमान किया है, मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। आनन फानन में उस कैदी को पकड़कर राजा अजय दत्त के सामने लाया गया। राजा अजय दत्त ने गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा और कहा, बेवकूफ इंसान, मैंने तेरी मौत की सजा माफ कर दी और तूने मेरा अपमान किया। उस कैदी ने बड़ी ही नरमी से जवाब दिया, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है।
अगर आपको मेरी बात पर कोई संदेह हो तो अपने राज्य के बड़े बूढ़ों से पूछ लीजिए कि आपके पिता कौन थे और वो क्या काम करते थे। कैदी की ये बात सुनकर राजा अजय दत्त का माथा ठनका। वह सोचने लगा कि अगर मैंने इसे अभी के अभी मौत के घाट उतार दिया तो मेरे सिपाही, दरबारी और मेरी प्रजा ये समझेंगे कि मैं सच्चाई से डर गया हूं। और ये बात राजा अजय दत्त को मंजूर नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो अपने राज्य के सभी बूढ़े बुजुर्गों को जमा करेगा और खुद सारी सच्चाई मालूम करेगा। उसने आदेश जारी किया और अपने सिपाहियों को राज्य के सभी बूढ़े आदमियों को दरबार में इकट्ठा करने के लिए कहा। जब सभी लोग राजा अजय दत्त के सामने आकर खड़े हो गए तो राजा अजय दत्त ने बुलंद आवाज में कहा, आप सभी लोग सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन थे और वो क्या करते थे। पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा अजय दत्त ने अपने सवाल को फिर से दोहराया तो एक बूढ़ा आदमी आगे आया। वो थरथराता हुआ आवाज में बोला, महाराज, सच्चाई तो ये है कि आपके पिता पहले इस महल के खानदानी बावर्ची थे। वो राजा अजय दत्त की रसोई में राजा के लिए और महल में रहने वाले बाकी लोगों के लिए रोटियां बनाया करते थे। एक दिन की बात है जब राजा अजय दत्त की इकलौती बेटी का कोई अपहरण करके ले गया। तब राजा अजय दत्त ने ये ऐलान किया था कि जो भी उसकी बेटी को वापस लाएगा उसे वो अपनी राजगद्दी सौंप देगा। अब चूंकि राजा अजय दत्त का कोई वारिस तो था नहीं, आपके पिता जो कि थे तो बावर्ची, लेकिन एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर राजकुमारी को ढूंढ निकाला और फिर अपने वचन के मुताबिक राजा अजय दत्त ने उन्हें अपनी राजगद्दी दे दी। राजा अजय दत्त बनने के बाद आपके पिता ने अपनी असली पहचान को छुपा लिया ताकि आने वाली पुश्तें उन्हें खानदानी राजा समझें। इस राजा अजय दत्त ने जब अपने पिता की सच्चाई को उस बूढ़े आदमी के मुंह से सुना तो उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा कि ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन उस कैदी को ये कैसे मालूम हुआ कि मैं एक बावर्ची का बेटा हूं। उसने फौरन कैदी को दोबारा से दरबार में हाजिर करवाया। राजा अजय दत्त ने हैरानी और गुस्से से उसको देखा और पूछा, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला कि मैं एक बावर्ची के घर में पैदा हुआ हूं। वो कैदी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, अगर आप खानदानी और राजवंश के राजा होते तो आपका दिल इतना बड़ा होता कि आप मेरी अक्लमंदी को मेरी काबिलियत समझकर मुझे कोई बड़ा पद देते। हो सकता है आप मुझे अपने दरबार में दरबारी ही रख लेते, मगर आपने मुझे सिर्फ 5 रोटियां इनाम में दी। आखिर रोटी ही क्यों दी? क्योंकि जिसका पिता एक बावर्ची हो, जिसने सारी उम्र रोटियां ही बनाई हो, उसके लिए सबसे कीमती चीज रोटी ही तो होगी। और उनका ये गुण आपके अंदर भी आ गया। इस तरह से मैंने समझ लिया कि आप एक, अगर मैं तुम्हारी सारी सजा माफ कर दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगे? उस कैदी ने जवाब दिया, जरूर महाराज, लेकिन आप ये तो जान लें कि आखिर किस अपराध के बदले में मैं कारागार में बंद हूं। आपने तो ये पूछने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि मैं यहां पर क्यों हूं। राजा अजय दत्त ने तुरंत आदेश देने के लहजे में पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ कि तुम्हारा क्या अपराध है? उस कैदी ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, महाराज, पहले आप दरबारियों और सैनिकों को दरबार से बाहर भेज दीजिए। राजा अजय दत्त ने झुंझुला कर कहा, जल्दी से बताओ, आखिर सच्चाई क्या है? मैं इन्हें बाहर क्यों भेजूं? राजा अजय दत्त को परेशान देखकर उस कैदी ने सच कह दिया
वह दर्द भरी आवाज में बोला, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं उस खानदानी राजा की बेटी का बेटा हूँ जिसकी राजगद्दी पर आप बैठे हुए हैं। वह राजा अजय दत्त मेरे नाना थे, जिसने आपके पिता को अपनी राजगद्दी सौंपी थी। क्योंकि वह वचन के पक्के थे, इसलिए उन्होंने आपके पिता को राजगद्दी सौंप दी थी। लेकिन उनकी मौत के बाद आपके पिता ने डर के मारे मेरी माँ और मेरे पिता और मुझे कैद खाने में डलवा दिया था, सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं हम राजपाट में अपना हिस्सा ना मांग लें। बस इसी बात की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उस कैदी ने आगे बताया, महाराज, कैद खाने में ही मेरे माता पिता ने दम तोड़ दिया और आपके पिता ने भी मुझे मृत्युदंड का आदेश दिया था ताकि हमारा खानदान हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उन्होंने आदेश तो जारी कर दिया था, मगर मुझे मृत्युदंड देने से पहले ही वो खुद इस दुनिया से चल बसे। शायद ईश्वर यही चाहता था। और फिर आपने राजगद्दी पर बैठते ही बिना मेरा अपराध पूछे उसी फैसले को आगे बढ़ा दिया। ये सुनकर राजा अजय दत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस कैदी को गले से लगाया और कहा, मैं पिता के किए हुए ऐसे व्यवहार पर बहुत ही शर्मिंदा हूं, परंतु आज से तुम्हारी सारी मुसीबतें खत्म हैं। मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूं। जिस सम्मान के तुम हकदार हो, वो सम्मान तुम्हें अवश्य मिलेगा। और इस तरह से वो कैदी अब राजा के दरबार में एक मंत्री बनकर काम करने लगा और अपने जीवन के आखिरी समय तक उसने राज्य को अपनी सेवाएं दी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा।